हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ना सेशन नंबर 54। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 53 में दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत ने कौन से सैन्य ऑपरेशन चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो यह ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी के वेतन का कुल कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो यहाँ पर 12% योगदान होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी तथा यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह योजना 25 सितंबर 2014 को घोषित की गई थी और मंत्रालय चलाता है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय। अंतिम प्रश्न यहाँ पर, सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन व बारदोली आंदोलन कब चलाया गया था? 1918 और 1928 में यह आंदोलन चलाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे वे टॉपिक है यहाँ पर जल नवाचार चुनौती योजना, विहंगम प्लेटफॉर्म, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जैतापुर परमाणु रिएक्टर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इन चारों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है जल नवाचार चुनौती। तो हाल ही में नवाचारों के माध्यम से वैश्विक जल संकट को दूर करने के लिए जल नवाचार चुनौतियों के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है यहाँ पर। तो यह योजना क्या है? तो इसकी घोषणा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और डेनमार्क के रॉयल दूतावास द्वारा भारत में वर्ष 2020 में भारत डैनिश द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी के रूप में की गई थी। प्रौद्योगिकी विशेष रूप से उद्यमिता संचालन प्रौद्योगिकी, ग्रीन ट्रांजिशन और हरित सामरिक भागीदारी की एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। जल नवाचार चुनौती इस अवधारणा को बढ़ावा देने हेतु जमीनी स्तर पर लागू करने का यह प्रयास है। यह सहयोग भारत और वैश्विक स्तर पर जल आपूर्ति में सुधार के लिए समाधान का प्रयास करेगा। इस चुनौती के विजेता अंतर्राष्ट्रीय जल कांग्रेस 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इस पहल का उद्देश्य कॉरपोरेट और सार्वजनिक भागीदारियों के सहयोग से प्रस्तावित चुनौतियों को हल करने के लिए जल क्षेत्र में नवीन तथा अगली पीढ़ी के समाधानों को पहचान करना होगा। यहाँ पर यह पहल देश भर के अग्रणी विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों से युवाओं, प्रतिभाओं और अपने कौशल का निर्माण करने वाले तथा तकनीकी विभागों एवं विषयों के नवाचार क्षमता को लागू करने हेतु संलग्न रहेगा। यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? तो भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वर्तमान में बड़े पैमाने पर जल चुनौती का सामना कर रहा है जो हाल के वर्षों में सबसे जरूरी नीतिगत मुद्दों में से एक बन गया है। प्रमुख समस्या भूमिगत जल स्तर में गिरावट, असुरक्षित पेयजल, अपर्याप्त सीवरेज सिस्टम के कारण जल की कमी, पानी तक पहुंच और भारत के प्रमुख नदियों को प्रदूषित करने वाले अनुपचारित अपशिष्ट जल से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो यहाँ पर विहंगम प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ एकीकृत विहंगम नामक एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की अगर हम बारे में बात करें तो यह भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियां तथा कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड वर्ष 1999 में स्थापित पर्यावरण के अनुकूल भूतल खनन तकनीक पेश करने वाला पहला कोयला कंपनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें विहंगम प्लेटफॉर्म की तो यह प्रणाली में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का एक RPAS 40 Mbps की इंटरनेट लीज लाइन और विहंगम पोर्टल शामिल है। यह प्रणाली खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो को खानों से इंटरनेट प्लेटफॉर्म तक वास्तविक समय में प्रसारित करने में सक्षम बनाती है जिसे केवल IED और पासवर्ड रखने वाले अधिकृत कर्मियों द्वारा ही विहंगम पोर्टल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो RPAS मानव रहित विमान प्रणाली का एक सबसेट है। मानव रहित विमान की 3 सबसेट है: रिमोटेडली पायलट एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट। ड्रोन मानव रहित विमान के लिए एक आम शब्दावली है। ड्रोन को उन वजन के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वे श्रेणियाँ यहाँ पर नैनो श्रेणी जिसमें 250 ग्राम से कम वजन होता है, माइक्रो श्रेणी जिसमें 250 से 2 किलो तक का वजन होता है, स्मॉल जिसमें 2 किलो से लेकर के 25 किलो तक का वजन होता है, मीडियम जिसमें 25 से लेकर के 150 तक का वजन होता है और लार्ज जिसमें 150 किलो से अधिक तक का वजन होता है। अगर हम यहाँ पर मानव रहित विमान प्रणाली की उपयोग की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर पूर्व में ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच नाम के एक ड्रोन आधारित वैक्सीन मॉडल को लॉन्च किया है।
जिसके बारे में हम यहाँ पर पूर्व के जो सेशन है उसमें पढ़ चुके हैं। तेलंगाना सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसका परीक्षण किया है। इसके साथ यहाँ पर 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसका चयन किया गया है और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान को कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन तैनात करने की अनुमति दे दी गई है। अगला टॉपिक है यहाँ पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित महाराष्ट्र की पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन की अनुमति दे दी है। तो यह निर्णय कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुरूप राज्य द्वारा लागू किए गए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन करके दिया गया है और आधारित है उस पर ये। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम क्या कहता है, जो कि 1960 में यहाँ पर अधिरोपित किया गया था। तो इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना होता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी और यहाँ पर उसके तहत धारा 4 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इस अधिनियम में अनावश्यक क्रूरता और जानवरों का उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न प्रकारों को परिलक्षित करता है यहाँ पर और उनको परिभाषित करता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? तो वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में जलीकट्टू, बैल दौड़ और बैलगाड़ी जैसे पारंपरिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह देखते हुए कि वे खतरनाक थे और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करते थे। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु ने परंपरा को विनियमित तरीके से जारी रखने के लिए कानून में संशोधन किया था, जो वर्ष 2018 से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती और लंबित है। फरवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जलीकट्टू से संबंधित याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा, जिसके बाद यहाँ पर यह तय किया गया कि बैलों को वश में करने का जो खेल है, यहाँ पर खेल सांस्कृतिक और अधिकारों के तहत आता है या जानवरों के साथ क्रूरता को बनाए रखने के लिए रखता है। ये इसकी जांच करनी थी। तो न्यायालय ने क्या यहाँ पर राय दिया? तो न्यायालय ने पाया कि राज्य में इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, जब देश भर में अन्य जगहों पर इसी तरह के खेल चल रहे थे। तो यदि यह एक पारंपरिक खेल है और महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में चल रहा है, तो यह सामान्य ज्ञान के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें बैलगाड़ी दौड़ की, तो यह एक पारंपरिक खेल है जो कि आयोजन किया जाता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बैलगाड़ियों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हजारों यहाँ पर खाद्य स्टॉल लगाए जाते हैं, विक्रेता दौड़ते हैं यहाँ पर, और ये एक रूप से आजीविका का साधन बन जाता है। भारत में अन्य पशु खेल आयोजित किए जाते हैं जो कि अन्य राज्यों में आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि जलीकट्टू जिसे एरुथाजुथुवल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का यह एक पारंपरिक खेल है जो कि फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है, जिसमें बैल से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। अगला यहाँ पर कंबाला कीचड़ और मिट्टी से भरे धान के खेतों में एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, जिसका आयोजन आमतौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक में आयोजित किया जाता है और तटीय कर्नाटक में ये उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में यह आयोजित किया जाता है। फिर है कॉक फाइट या मुर्गों की लड़ाई केवल भारत में ही नहीं प्रचलित है। यह एक ऐसा खेल है जो कि दुनिया भर में प्रचलित है और मौजूद है। भारत में मुर्गों की लड़ाई सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि जुए से संबंधित एक खेल भी है। फिर अगला खेल है यहाँ पर ऊँट दौड़। यह दौड़ ऊँटों से संबंधित है, जिसमें लोग सवारी करते हैं और दौड़ में भाग लेते हैं। यह राजस्थान के कई मेलों और त्योहारों जैसे कि पुष्कर मेला, बीकानेर ऊँट महोत्सव आदि का हिस्सा भी है। फिर आता है डॉग फाइट एक प्रकार का ब्लड स्पोर्ट्स है, जिसमें दर्शकों के मनोरंजन के लिए 2 डॉग एक दूसरे के खिलाफ रिंग या गड्ढे में होते हैं। भले ही यह जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध है और पिछले वर्ष इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, इन झगड़ों को गुप्त और अवैध रूप से आयोजित किया जाता है। फिर अगला है यहाँ पर बुलबुल फाइट। यह असम में गुवाहाटी के पास हाजो में हयग्रीव माधव मंदिर में बिहू, जो कि फसल उत्सव है, के दौरान आयोजित किया जाता है। अक्सर बुलबुलों को आक्रामक बनाने के लिए उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया जाता है। फिर यहाँ पर घुड़दौड़। यह प्राचीन काल में ग्रीस, बेबोलीन, सीरिया और मिस्र के साथ भारत में 200 से अधिक वर्षों से प्रचलित एक प्रदर्शन खेल है, जिसे जॉकी दूरी पर घोड़ों की सवारी करते हैं। वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि घुड़दौड़ पर दाव लगाना कौशल का खेल है, ना कि भाग्य का, और इस प्रकार से यह अवैध जुए में शामिल नहीं है। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक है जैतपुर परमाणु रिएक्टर।
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जैतपुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक प्रथम चरण की मंजूरी दे दी है। जैतपुर परमाणु परियोजना जो है यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है। अगर हम इसकी बात करें तो स्थायी आधार पर देश की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशाल क्षमता रखता है। ये परियोजना देश के अलावा परमाणु स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के भी अनुकूल है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अब तक लगभग 755 बिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित किया गया है, जिससे लगभग 650 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचाया जा चुका है। नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के योगदान में भी यह सहायक सिद्ध होता है। परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के संयोजन के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद है। परियोजनाओं को पूरा होने में 6780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2031 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की उम्मीद है। जैतपुर परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें तो जैतपुर परमाणु रिएक्टर दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो लगभग 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ ही निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन करेंगे। 6 परमाणु रिएक्टर जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1650 मेगावाट की है, जो फ्रांस के तकनीक के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना भारत और फ्रांस के बीच कम कार्बन भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की मजबूत साझेदारी को मूर्त रूप देगी और हजारों स्थायी नौकरियों के साथ महाराष्ट्र को सीधे लाभ पहुंचाएगी। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिए सचेत रूप से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया गया था। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1962 को 2 प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों यूरेनियम और थोरियम के उपयोग के निर्धारित उद्देश्यों के साथ तैयार तथा कार्यान्वित किया गया था। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपाय क्या रहे हैं भारत के द्वारा यहाँ पर, तो 10 स्वदेशी 700 मेगावाट भारी जल दाबित रिएक्टरों के लिए प्रशासन एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। भारी जल दाबित रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। यह अपने शीतलक और मंदक के रूप में भारी जल, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, का उपयोग करता है। वर्तमान में भारत में 6780 इलेक्ट्रॉनिक मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ 22 परमाणु रिएक्टर संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर इनमें से 18 रिएक्टरों में भारी जल दाबित रिएक्टर और 4 हल्के जल युक्त रिएक्टर का उपयोग किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में भी संशोधन किया गया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पर 3 वर्गों में बांटा गया है: संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र और नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यदि हम बात करें भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो रावत भाटा है जो कि राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है। निर्माणाधीन काकरपारा का 3रा और 4था यूनिट गुजरात में, रावत भाटा का यूनिट राजस्थान में, कुडनकुलम का 3रा और 4था यूनिट तमिलनाडु में, कलपक्कम का यूनिट यहाँ पर तमिलनाडु में निर्माणाधीन है। नियोजित है जो कि प्रस्तावित है जैतपुर जो महाराज जिसके बारे में हमने पढ़ा है, कोबड्डा आंध्र प्रदेश, मीठी विरदी गुजरात, हरिपुर पश्चिम बंगाल, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बांसवाड़ा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, चुटका मध्य प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, ये यहाँ पर प्रस्तावित है। दोस्तों अब यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा। मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में पशु क्रूरता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बुलबुल फाइट भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? महाराष्ट्र के जैतपुर में स्थापित परमाणु रिएक्टर के निर्माण में कौन सा देश भारत का सहयोग कर रहा है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये सारे वीडियो यदि आप लोगों के लिए लाभदायक हैं तो आप इन्हें देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।